स्टार्ट करें गाइस। ओके, इफेक्ट्स ऑफ चेंजेस इन फॉरेन एक्सचेंज रेट, उसका एक एग्जांपल तो हमने अभी अभी जस्ट किया कि अगर मशीनरी का वैल्यूएशन, हाँ स्टैंड बाय इक्विपमेंट मतलब बैकअप इक्विपमेंट पूजा, स्टैंड बाय इक्विपमेंट मतलब बैकअप इक्विपमेंट, जो भी बैकअप के लिए रखा जाता है कि अगर एक टूट गया तो दूसरा लगाएंगे, उसको भी कैपिटलाइज करना है। अगर उसका यूज इरेगुलर है, इरेगुलर मतलब आपको नहीं पता ना कि कभी पहला वाला मशीनरी का पार्ट टूटेगा तो अब लगा, लेकिन एक्सपीरियंस से पता रहता है कि ये वाला पार्ट टूटता है यूजुअली, तो उसको स्टैंड बाय इक्विपमेंट बोलते हैं। Okay, let's start with this particular ICDS 6 effect of changes in foreign exchange rate, which is equivalent to the AS 11, और उसका नाम भी वैसा ही, द इफेक्ट ऑफ चेंज इन फॉरेन एक्सचेंज रेट। अब इस स्टैंडर्ड को अगर आपने पढ़ा होगा तो यहाँ पे जो गेम होता है वो आपको पता होगा। यहाँ पे गेम जो होता है वो मॉनेटरी एसेट, मॉनेटरी आइटम्स एंड नॉन मॉनेटरी आइटम्स के ऊपर डिपेंड होता है, क्योंकि मॉनेटरी आइटम्स का वैल्यूएशन करने का तरीका अलग है और नॉन मॉनेटरी आइटम्स का वैल्यूएशन करने का तरीका अलग है। दूसरा, ये स्टैंडर्ड ट्रांसलेटिंग के लिए भी लगता है। तो व्हाट इज ट्रांसलेशन? ट्रांसलेशन ऑफ फॉरेन स्टेटमेंट, मतलब आपने, मुझे लगता है कि फॉरेन ब्रांच अकाउंटिंग तो किया ही होगा आपने। ब्रांच अकाउंटिंग जब आप पढ़ते थे, ब्रांच अकाउंटिंग करके जिंदगी में कभी ना कभी आपने टॉपिक अगर पढ़ा होगा इंटर वगैरह में, तो आपने फॉरेन ब्रांच का एक टॉपिक किया होगा उसमें, कि उसमें जो बैलेंस शीट होगी, मतलब एक कॉलम, एक ब्रांच जो होगी वो फॉरेन की ब्रांच होगी, और उसका पूरा का पूरा जो डेटा दिया जाएगा वो डॉलर या यूरो में दिया जाएगा। और फिर वो आप क्या करोगे, आप यहाँ पे आके आप उसको कन्वर्ट करोगे, क्योंकि डॉलर और यूरो में तो हम इंडिया में रिपोर्टिंग नहीं कर सकते, ठीक है ना। तो हमें तो रिपोर्टिंग करने के लिए भैया इंडियन रुपीज में लाना पड़ेगा। तो वो कैसे किया जाता है वो आपने सीखा होगा। नॉट ओनली दैट, अभी फाइनल पे आने के बाद जब आप कंसोलिडेशन का चैप्टर पढ़ते हो, कंसोलिडेशन, ठीक है ना, कंसोलिडेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, सीएफएस करके जो हम बोलते हैं, कंसोलिडेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, एएस 21 जो है, एएस 21, ठीक है ना, सीएफएस आप जब पढ़ोगे तो उसमें भी फॉरेन सब्सिडरी आएगी, फॉरेन सब्सिडरी आएगी जो इंडिया की होगी, ठीक है ना। मतलब इंडिया में होल्डिंग कंपनी है और फॉरेन सब्सिडरी आएगी। तो फॉरेन सब्सिडरी को इंडियन सब्सिडरी में जब आप मर्ज करोगे तो ऑब्वियसली उसको रुपी में कन्वर्ट करके मर्ज करोगे। तो जब रुपी में कन्वर्ट करोगे तो भैया कुछ ना कुछ तो फॉरेन एक्सचेंज डिफरेंस आएगा। आपने जब इन्वेस्ट किया था तभी का और अभी के इसमें कुछ ना कुछ तो डिफरेंशिएट क्रिएट होगा वहां पे फॉरेन सब्सिडरीज का, ठीक है ना। तो ये चीज आपको समझनी चाहिए कि कैसे होता है, क्या होता है। तो उसको ट्रांसलेट, तो इट इज नॉट, दिस स्टैंडर्ड डजंट ओनली टॉक अबाउट फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजैक्शन, इट ऑल्सो टॉक्स अबाउट ट्रांसलेशन, ठीक है ना। तो ट्रांजैक्शन मतलब क्या? ट्रांजैक्शन मतलब आपने सेल किया है, इंडिया से बाहर एक्सपोर्ट किया था, या इंडिया में आपने इंपोर्ट किया हुआ है। एक्सपोर्ट है, इंपोर्ट है, इट कैन बी ऑफ गुड्स, सर्विसेज और कैपिटल गुड्स, जो भी है। इंडिया से आपने एक्सपोर्ट किया था, इंडिया में आपने इंपोर्ट किया था, या आपने लोन लिया था, इंडिया इंडिया से आपने बाहर लोन दिया हुआ है, मतलब आपने इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, यू हैव इन्वेस्टेड इन द फॉरेन कंपनीज ना। या तो आपने इंडिया से बाहर इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, या तो इंडिया में आपने लोन बोरोइंग किया हुआ है। तो दिस इज ऑल्सो देयर, ओके। तो लॉट ऑफ ट्रांजेक्शन दैट यू डू और इंडियन कंपनीज आर डूइंग राइट नाउ इन अ फॉरेन एक्सचेंज। तो फॉरेन एक्सचेंज इज नॉट अ वेरी फैंसी थिंग फॉर अस नाउ। बहुत छोटे से छोटी कंपनी ने भी अभी फॉरेन एक्सचेंज में इंपोर्ट एक्सपोर्ट में डील करना चालू कर दिया है। एंड स्टार्टअप कल्चर में तो आपको पता ही है कि और ही ज्यादा बढ़ने वाला है। वी आर बिकमिंग एक्सपोर्ट ओरिएंटेड नेशन नाउ। धीरे धीरे हमारा एक्सपोर्ट इंक्रीज हो रहा है, विच इज वेरी गुड थिंग फॉर इंडिया। इंडिया अगर आपका फाइनेंशियल कितना, मेरा अभी कल मैं देख रहा था कि एप्पल का जो इंडियन डिवीजन का प्रॉफिट है दैट इज समवेयर अराउंड 50,000 करोड़ रुपीज, ऐसा कुछ तो एक वैल्यू आया था। एंड एप्पल 17 का कुछ तो मैन्युफैक्चरिंग, जो आईफोन 7 होगा उसका मैन्युफैक्चरिंग 100% इंडिया में होने वाला है, ठीक है। तो समथिंग लाइक दैट, बहुत बड़ा एक रिपोर्ट आया था। तो इंडिया इज बिकमिंग मैन्युफैक्चरिंग हब। हाँ, टेस्ला ने भी प्रॉमिस किया कि हम इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग चालू करेंगे। हाँ, तो इंडिया में अभी फॉरेन एक्सचेंज इज गोइंग टू बी वेरी कॉमन थिंग। मतलब अगर आपके पास 10 क्लाइंट है तो 10 में के 2 से 3 क्लाइंट में तो आपको फॉरेन एक्सचेंज का ट्रीटमेंट आना चाहिए। आई डोंट नो इफ यू हैव क्लाइंट एज ऑफ नाउ और नॉट, बट वी हैव फ्यू क्लाइंट जिनका हम फॉरेन एक्सचेंज में ट्रांजेक्शन्स का ये अकाउंटिंग करना, फॉरेन डेटर्स का अकाउंटिंग करना एंड ऑल दैट वी डू। तो उसके लिए एस 11 फॉलो किया जाता है।
और जो AS11 में लिखा गया है मोटा मोटी वही सारी चीजें ICDS में भी लिखी गई है, तो सेम ही है। देख लेते क्या क्या यहाँ पे अभी आने वाला है। दिस स्टैंडर्ड डेट्स विल ट्रीटमेंट ऑफ द ट्रांजैक्शन इन अ फॉरेन करेंसी। तो ट्रांजैक्शन तो कवर करता ही है। ट्रांजैक्शन में क्या क्या आता है मैंने बताया आपको, सेल, परचेस, इंपोर्ट, एक्सपोर्ट, कुछ भी, किसी भी चीज का, ठीक है। फिर योर लोन टेकन, इन्वेस्टमेंट मेड, ये सारे ट्रांजैक्शंस हो गए, ठीक है। या उसके ऊपर के रिटर्न्स, डिविडेंड वगैरह आ गया, फॉरेन करेंसी में डिविडेंड आ गया, इंटरेस्ट आया फॉरेन करेंसी में, या फॉरेन करेंसी में पे किया आपने। देन इट इज ऑल्सो एप्लीकेबल टू ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन तो ये फॉरेन ब्रांच या फॉरेन सब्सिडरीज को एप्लीकेबल होता है। Foreign operation of a person in a branch by whatever name called of that person, activities which are based or conducted in a country other than India, तो उन्होंने वहां पे बोला गया। ट्रीटमेंट ऑफ फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शन इन द नेचर ऑफ फॉरवर्ड एक्सचेंज कॉन्ट्रैक्ट। अब ये फॉरवर्ड एक्सचेंज कॉन्ट्रैक्ट वगैरह क्या होता है वो पढ़ने के लिए आपको FM पढ़ना पड़ेगा। सर फिर इंड AS कहाँ यूज करते हैं, वो आपको इंड AS के एप्लीकेबिलिटी में पढ़ना पड़ेगा बेटा। अकाउंटिंग के लिए होता है, लेकिन आज के तारीख में अगर मैं बहुत ही सिंपल भाषा में बताऊं तो जो लेवल 1 एंटिटीज होती है इंडिया की, मतलब बहुत बड़ी बड़ी एंटिटीज, लिस्टेड कंपनीज एंड ऑल, उनको इंड AS लगता है, तो उनको AS नहीं लगेगा ना। तो AS और इंड AS आर दी ऑल्टरनेटिव, या तो आप AS फॉलो करो या तो आप इंड AS फॉलो करो। उनका और हमारा तो लेना देना ही नहीं है, हम तो ICD, हम तो इनकम कंप्यूट करने वाले हैं। इंड AS और AS दोनों अकाउंट्स की बातें हैं, हमारा उससे लेना देना नहीं। ओके। फॉरेन एक्सचेंज कॉन्ट्रैक्ट, अब फॉरेन एक्सचेंज कॉन्ट्रैक्ट, फॉरवर्ड एक्सचेंज कॉन्ट्रैक्ट, फॉर फ्यूचर एक्सचेंज कॉन्ट्रैक्ट, ये सब क्या होता है। अब आपने इंडिया के बाहर सेल किया है, तो आपका यहाँ पे फॉरेन डेटर है, ठीक है ना, आपने सेल किया है, सेल का ट्रांजैक्शन किया है, ठीक है। अब आपको डर क्या लग रहा है मुझे बताइए। आपने सेल किया है, $10,000 का सेल किया है, आपको डर क्या लग रहा है। डॉलर की प्राइस ऊपर जाएगी, इंक्रीज होगी फ्यूचर में, वो डर है, कि डॉलर की प्राइस गिर जाएगी, ये डर है आपके मन में। पहले अपना डर समझिए आप। आपने जब सेल किया होता है तो आपको डर क्या है, प्राइस क्या होगी, प्राइस अपवर्ड जाएगी तो आपके लिए रिस्क है, कि प्राइस फॉल होगी या डाउनवर्ड जाएगी तो रिस्क है। तो यहाँ पे प्राइस अगर नीचे जाएगी तो रिस्क है। दूसरा अपोजिट करता हूं मैं, आपका फॉरेन क्रेडिटर है, क्रेडिटर मतलब साहब आपने उससे परचेस किया हुआ है, इंपोर्ट किया हुआ है इंडिया में, ठीक है ना, ये भी $10,000 का लेता हूं, लेकिन अभी डर क्या है, अभी खौफ क्या है आपको। अभी डर है कि प्राइस ऊपर जाएगी, हाँ, प्राइस राइज होगी तो डर है कि $10,000 का तो $10,000 ही देना है, लेकिन आज डॉलर ₹80 है, कल अगर 85 हो गया तो ₹5 पर डॉलर लॉस हो जाएगा मुझे। तो इसको अगर आपको फ्रीज करना है, इस रोज के डर से अगर आपको बचना है, तो क्या करते हैं लोग, तो हेजिंग करते हैं, हेज करते हैं ना, आपने सुना है हेजिंग। हाँ, तो ये हेजिंग किया जाता है, हेजिंग कॉन्ट्रैक्ट में इंक्लूड किया इनकर जाता है। तो उसमें क्या करते हैं, उसमें बैंक्स होते हैं, फॉरेन एक्सचेंज ऑथोराइज डीलर होते हैं, वो क्या बोलते हैं, आपको अभी चाहिए क्या, आपको ये पेमेंट कब करना है, या आपको पेमेंट 3 महीने के बाद आएगा या 3 महीने के बाद करना है ना, और किसी को नहीं पता कि 3 महीने के बाद रेट क्या होंगे। हम आपको चॉइस देते, चलो ठीक है, आज ही आपको रेट फिक्स करने का है क्या, आज आप रेट फिक्स करो, हमारे साथ अभी कॉन्ट्रैक्ट करो आप, ठीक है ना, आज के आज डॉलर फिक्स। तो अभी डॉलर अगर ₹80 पे चालू है और आपको लग रहा है कि अपवर्ड होने वाला है, चलो कितना होगा हमको नहीं पता, लेकिन 82 पे क्रॉस, चलो 82 पे अभी क्या अभी साइन करो, ठीक है ना। तो 90 भी अगर डॉलर होगा तभी भी हम आपको 82 पे ही कॉन्ट्रैक्ट कर देंगे। तो अब आज की तारीख में आपको लॉस हो गया ना ₹2 का, अरे फॉरवर्ड साइन किया तो लॉस हो गया कि नहीं आपको ₹2 का, आपको दिख रहा है क्या। नॉट ओनली दिस, इसका प्रीमियम भी तो लिया होगा उसने, ये कॉन्ट्रैक्ट साइन करने का चार्जेस भी तो लिया होगा। तो इसको बोलते हैं फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट। अब फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में एडवांटेज क्या है, कि आपको अगर अजीब सा करेंसी चाहिए, मतलब $8,960 चाहिए तो भी आप कर सकते हो, क्योंकि फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट जो होते हैं ना, वो दो पार्टीज के बीच में होते हैं, ठीक है ना, दो पार्टीज के बीच में होते हैं, तो इसको फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट बोला जाता है।
दो लोग साइन करते हैं, एक बाय करने, अच्छा कल प्राइस 70 होगी तभी भी आपको 82 रुपीज ही देना पड़ेगा, 90 होगी तभी भी आपको 82 ही देना पड़ेगा, आप उससे मुकर नहीं सकते, दोनों पार्टी को अपनी ऑब्लिगेशन को परफॉर्म करना पड़ेगा, ठीक है ना। कॉन्ट्रैक्ट साइन हो गया तो हो गया, अभी इसी प्राइस पे ट्रांजैक्शन होगा, मार्केट रेट कुछ भी होने दो, ओके। फिर इसका एक इसमें डिफॉल्ट रिस्क बढ़ जाती है, हाँ, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में डिफॉल्ट रिस्क बहुत बढ़ जाती है, सामने वाली पार्टी भाग गई तो बाद में ये $90 ₹90 पर डॉलर हो गया, उसने बोला था कि मैं 82 रुपीज को आपको $1 दे दूंगा, बाद में भाग गया, दुकान बंद करके चला गया, बोलता है नहीं यार मेरे पास में बैंकरप्ट हो गया, तो इसमें डिफॉल्ट की रिस्क ज्यादा होती है। इसलिए फिर लोगों ने क्या किया, ये कॉन्ट्रैक्ट बनाने वाले और कॉन्ट्रैक्ट सेल करने वालों के बीच में एक मार्केट डाल दिया, रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज डाल दिया, ठीक है ना। अगर यही कॉन्ट्रैक्ट रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज पे होता है तो उसको फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं। हाँ, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट का एडवांस वर्जन क्या है, मोर सिक्योर्ड वर्जन क्या है, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट। अब जब फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट होता है तो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट का एक एडवांटेज है कि इसमें डिफॉल्ट बहुत कम हो जाता है, क्यों, क्योंकि बीच में मार्केट है ना, बीच में मार्केट है, मार्केट ने इसके बैंक अकाउंट वगैरह लिंक करके रखे होते हैं, तो जैसे जैसे प्राइस मूवमेंट होता है वो मार्क टू मार्केट होता है, वैसे वैसे वो उसके बैंक अकाउंट से पैसे लेते रहता है मार्केट, ठीक है ना। तो बीच में मार्केट है, लेकिन इसका जो अमाउंट होता है वो स्टैंडर्ड अमाउंट होता है, स्टैंडर्ड अमाउंट मतलब उसका अगर एक कॉन्ट्रैक्ट अगर $5,000 का है तो आपको $5,000 के ही सीक्वेंस में आपको पैसा मिलेगा, आपको 8,000 का अगर कॉन्ट्रैक्ट करना है तो 8,000 नहीं मिलेगा आपको, आपको अभी 10,000 का लेना पड़ेगा तो 5,000 का लेना पड़ेगा, या तो आप दो कॉन्ट्रैक्ट ले लो या तो एक ही कॉन्ट्रैक्ट ले लो, तो स्टैंडर्डाइजेशन होता है, मार्केट आ गया तो बीच में बोलो स्टैंडर्डाइजेशन आता है, दैट इज फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट। अब फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट भी आपको 82 रुपीज में आपने किया, 90 रुपीज मार्केट में हुआ तभी भी आपको 80 रुपये मिलेगा, 70 रुपीज हुआ तभी भी आपको 82 रुपये मिलेगा, मतलब वहां पे प्राइस जो है वो फिक्स हो गए। आप करना चाहते हो कुछ ऐसा कि भैया मैं आपसे 82 में तभी लूंगा जब मार्केट में प्राइस 82 रुपीज से ज्यादा है, मुझे आपसे डॉलर खरीदना है, मैं आपसे तभी खरीदूंगा जब मार्केट रेट इज हाइयर, मार्केट रेट इज हाइयर देन 82 रुपीज। लेकिन कभी कभी तो ऐसा होता है मार्केट में डॉलर की प्राइस गिर गई, 75 रुपीज हो गई, अब मुझे बताओ कॉन्ट्रैक्ट यूज करके मुझे 82 रुपीज पे डॉलर लेना चाहिए कि मार्केट से लेना चाहिए डॉलर 75 में, मुझे क्या करना चाहिए, मार्केट से लेना चाहिए 75 रुपीज पर, मुझे तो डॉलर लेने से मतलब है, मुझे $10,000 खरीदने हैं आपसे, कॉन्ट्रैक्ट हमारा 82 रुपीज पे हुआ था, लेकिन अभी मार्केट में रेट 75 रुपीज है, तो मुझे तो मार्केट में से लेना चाहिए ना, मार्केट से लूंगा मैं। लेकिन ये ऑप्शन मार्केट में से लेने का ऑप्शन ना ही फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में होता है ना ही फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में होता है, क्योंकि वहां पे आपने कॉन्ट्रैक्ट किया 82 तो 82 पे आपको लेना ही पड़ेगा। अगर आपको ऑप्शन चाहिए कि आप ये कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू में से भी ले सकते हो या मार्केट में से भी ले सकते हो, तो आपको ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट करना होता है। मैंने क्या बोला समझा, मुझे आपको 3 कॉन्ट्रैक्ट बताने थे खाली, ये 3 वर्डिंग्स मैंने मेरे भाषा में बताया, आपको एफएम में बहुत अच्छे से पढ़ाया जाएगा, प्लीज मेरे से एक्सपेक्ट मत कीजिए ये सब कुछ, ये बहुत टाइम कंज्यूमिंग कॉन्सेप्ट्स है, ऑप्शन क्या है, फ्यूचर क्या है, डेरिवेटिव्स क्या होते हैं, एवरीथिंग इज देयर इन योर एसएफएम, यू विल स्टडी देयर, मैंने अपने भाषा में खाली बताया आपको। देयर इज अ फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट, देयर इज अ फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट, देयर इज अ ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट, इन सबको हम हेजिंग बोलते हैं, और ये फॉरेन करेंसी के साथ जब होता है तब उसका ट्रीटमेंट भी इसी आईसीडीएस में दिया गया है कि लॉस होगा तो क्या होगा, गेन होगा तो क्या होगा। हाँ, तो यहाँ पे देखो, the treatment of foreign currency transaction in the nature of forward exchange contract. Foreign currency transaction is a transaction which is denominated in or require settlement in foreign currency, including transaction arising when person buy or sell goods or services whose price is denominated in the foreign currency. Borrow और lend fund, तो यहाँ पे buying and selling बता दिया उन्होंने, borrowing and lending बता दिया उन्होंने foreign currency में, become a party और अनपरफॉर्म्ड फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है ना, टू एन अनपरफॉर्म फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट मतलब अभी वो कॉन्ट्रैक्ट पेंडिंग है, आपने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया हुआ है, अभी लाइव कॉन्ट्रैक्ट है वो, तो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट आपने इंटर किया हुआ है, तभी भी फॉरेन फ्लक्चुएशन आपको हर्ट करेगा। अदरवाइज acquires and dispose of asset, incurs and settle liabilities denominated in the foreign currency, asset purchase करना, asset sale करना, ये सब भी वहां पे है। फॉरवर्ड एक्सचेंज कॉन्ट्रैक्ट मीन्स एन अग्रीमेंट टू द एक्सचेंज different currencies at a forward rate, including foreign exchange option contract and another financial instrument of the similar nature. तो इन्होंने वर्डिंग यहाँ पे फॉरवर्ड रेट बोला है, लेकिन यहाँ पे बहुत सारी आती है, ठीक है ना,
फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट भी आता है, ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट भी आता है, एक स्वैप करके भी होता है, ठीक है ना, स्वैप कॉन्ट्रैक्ट भी होते हैं, वो सब कॉन्ट्रैक्ट आप पढ़ोगे वहां पे। इन सब में जब भी लॉस होगा या गेन होगा तो उसकी ट्रीटमेंट क्या होगी, वो ये स्टैंडर्ड बताता है। तो मेरा स्टैंडर्ड में क्या क्या है, मेरे स्टैंडर्ड में ज्यादा कुछ नहीं है। ट्रांजैक्शन जो है उसका ट्रीटमेंट, जब भी फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएट होगा तो क्या होगा, फॉरेन ब्रांच का आप इंडियन ब्रांच में जब इंक्लूड करोगे तो कैसे अकाउंटिंग होगी, और आपने फॉरेन कॉन्ट्रैक्ट, लाइव फॉरेन कॉन्ट्रैक्ट अगर दिया होगा तो उसकी प्राइस मूवमेंट जब होगी तो उसकी अकाउंटिंग कैसी होगी, उसका इनकम कंपटीशन के ऊपर क्या इफेक्ट होगा, उसकी हम बात कर रहे हैं। अब इसमें दो बातें होती है, एक होता है इनिशियल रिकॉग्निशन, ये आपका प्रीवियस ईयर है, आपने जनवरी में ट्रांजैक्शन किया था तो जनवरी में आप इनिशियल रिकॉग्निशन करोगे। फिर यहाँ पे 31 मार्च आता है, इसको हम रिपोर्टिंग डेट बोलते हैं। हाँ, और मान लीजिए आपने अप्रैल में, मतलब अगले फाइनेंशियल ईयर में अप्रैल में आप इसको सेटल करने वाले हो, ये आपका सेटलमेंट का डेट है, पेमेंट रिसीव करने का डेट, इनकैश करने का, ये रियलाइजेशन का डेट है, ठीक है ना, ये डेट रियलाइजेशन का है। तो ये रिपोर्टिंग, ये ट्रांजैक्शन डेट, ठीक है ना, ये रिपोर्टिंग डेट, और लास्ट में रियलाइजेशन का डेट, ये ऐसे अलग अलग डेट पे मैंने दे दिया है। होता क्या है कि इनिशियल रिकॉग्निशन आपने 80 रुपीज पर डॉलर पे किया, ठीक है ना, 80 रुपीज पर डॉलर पे किया, सेटलमेंट 85 रुपीज पे हुआ आपका, सेटलमेंट आपका 85 रुपीज पे हुआ, तो यहाँ पे तो आपको 5 रुपए का लॉस क्लियरली दिख रहा है। लेकिन 31 मार्च पे ही आपका प्राइस 82 हो गया था, अभी 82 हो गया था, तो यहाँ पे आपको नोशनल लॉस दिखना चालू हो जाना चाहिए। 80 से लेके 82 तक तो इसी पीरियड में गया था, तो ये 2 रुपए का नोशनल लॉस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोलता है बुक करने का, ये नोशनल लॉस है ना, अभी लॉस हुआ नहीं है आपको। देखो यहाँ पे एक्चुअल लॉस हुआ, यहाँ पे जो लॉस हुआ वो एक्चुअल लॉस था। और 31 मार्च पे जब आप अपना फॉरेन डेटर वैल्यू कर रहे थे या फॉरेन क्रेडिटर वैल्यू कर रहे थे, सॉरी यहाँ पे आपको पैसा देना है, फॉरेन क्रेडिटर अगर आप वैल्यू कर रहे थे तो आपको दिख रहा है कि यार मुझको 80 के जगह पे 82 रुपीज देना पड़ेगा, तो मुझे यहाँ पे नोशनल लॉस तो दिख ही रहा है, लेकिन अभी तक वो नोशनल लॉस जो दिख रहा है आपको, जो नोशनल लॉस दिख रहा है वो एक्चुअलाइज नहीं हुआ है। बात क्या हो रही है, आपके मन में एक सवाल आना चाहिए कि ये नोशनल लॉस इनकम टैक्स एज ए एक्सपेंस बुक करने देगा या नहीं देगा, और अगर ये फॉरेन डेटर है, फॉरेन डेटर है तो ये नोशनल गेन है ना, फॉरेन डेटर है तो ये नोशनल गेन है, तो ये नोशनल गेन के ऊपर टैक्स, इनकम टैक्स लेगा या नहीं लेगा, ये सवाल का आपको जवाब देना है बस। तो मेरा इनकम टैक्स में काम हो गया, मेरा काम क्या है समझ में आया आपको, ये नोशनल लॉस के, लॉस का डिडक्शन मिलेगा क्या, और ये नोशनल गेन टैक्सेबल होगा क्या, यही अपना सवाल है। कौन से डेट पे, 31 मार्च पे, ठीक है ना। ट्रांजैक्शन डेट पे एक्चुअल लॉस होगा या एक्चुअल गेन होगा, उसके ऊपर टैक्स लगेगा या सेट ऑफ मिलेगा, ये पूछने की कोई जरूरत नहीं है, आप समझ सकते हो। एक्चुअल लॉस का और एक्चुअल गेन को तो टैक्स किया ही जा सकता है, वो तो होगा ही होगा, ठीक है ना, लॉस का सेट ऑफ मिल जाएगा, गेन टैक्सेबल हो जाएगा, उसकी कोई बात मैं नहीं कर रहा, ठीक है ना। मैं बात आपसे कर रहा हूं कि जो रिपोर्टिंग डेट पे मुझे नोशनल लॉस दिख रहा है, अगर मुझे पे करना है तो, और मुझे रिसीव करना है तो मुझे नोशनल गेन जो दिख रहा है उसका ट्रीटमेंट हम दे पाएंगे कि नहीं दे पाएंगे। आपको क्या लगता है, नोशनल लॉस सेट ऑफ होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, और नोशनल गेन टैक्सेबल होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, यस और नो। आपको क्या लगता है, नोशनल लॉस का इनकम टैक्स ने डिडक्शन दिया होगा या नहीं दिया होगा। और अपोजिट में नोशनल गेन टैक्स किया होगा या नहीं किया होगा, आपको क्या लगता है। आपको नहीं लगता है, आपका आंसर पार्शियली राइट है, पार्शियली रॉन्ग है। अब ये डिपेंड किसके ऊपर है, तो ये डिपेंड है कि ये मॉनेटरी आइटम है कि ये नॉन मॉनेटरी आइटम है। समझ में आ रहा है तुमको कहां से कहां जाना है। मॉनेटरी आइटम है तो इसका आंसर यस होना चाहिए था, और अगर ये नॉन मॉनेटरी आइटम है तो इसका आंसर नो होना चाहिए। नॉन मॉनेटरी आइटम मतलब आपने फिक्स असेट लिया है। हाँ, नॉन मॉनेटरी आइटम का एग्जांपल समझिए आप,
आपने फिक्स असेट लिया है, तो फिक्स असेट लिया है आपने क्रेडिट पे, उधारी पे फिक्स असेट लिया है। उधारी पे जब आपने फिक्स असेट लिया था तब डॉलर 80 रुपीज का था, $10,000 मतलब 8 लाख पे आपने वैल्यूएशन किया था, ठीक है ना। 31 मार्च आया, 31 मार्च पे आपको उसका रिवैल्यूएशन नहीं करना है, छोड़ दो, कोई टेंशन मत लो। अब आप देखो कि उसका पेमेंट कब किया, और पेमेंट जब किया तो आपने 85 रुपीज किया, मतलब 5 रुपए एक्स्ट्रा किया आपने। अब वो 50,000 रुपए का जो आपको खर्चा हुआ $10,000 इंटू 5 रुपीज, वो आप कैपिटलाइज कर देना, मतलब यहां पे एक्चुअल लॉस होगा, एक्चुअल लॉस होगा तो एड टू द फिक्स असेट, और एक्चुअल गेन होगा, एक्चुअल गेन होगा, मान लीजिए डॉलर 80 रुपीज का डॉलर 72 हो गया, ठीक है ना, मतलब कम हो गया डॉलर, तो आपको एक्चुअल गेन होगा, तो ये लेस कर देना एक्चुअल कॉस्ट में से। क्या मैंने जो बोला वो समझा आपको, मैंने क्या बोला समझा आपको, यहां पे फिक्स असेट का ट्रीटमेंट तो समझो प्लीज। मैंने बोला नोशनल का आप टेंशन मत लीजिए, ठीक है ना, नोशनल का आप टेंशन मत लीजिए, क्योंकि आपका असेट नॉन मॉनेटरी, नॉन मॉनेटरी मतलब समझ में आ रहा है ना, अभी मैं आपको समझाऊंगा कि नॉन मॉनेटरी क्या है, मैंने एग्जांपल दे दिया, आप समझ लीजिए फिक्स असेट है, ठीक है ना। तो वहां पे नोशनल को इग्नोर करना है, एक्चुअल जो आपने आंसर दिया था ना, नोशनल को इग्नोर करो, आपने बोला नोशनल लॉस का डिडक्शन नहीं देंगे, नोशनल गेन को टैक्सेबल नहीं करेंगे, आपने ना बोला, मैं उसका आपको जस्टिफिकेशन दे रहा हूं कि आपका आंसर राइट है, लेकिन नॉन मॉनिटरी आइटम के लिए राइट है। लेकिन अगर यही मॉनिटरी हो जाएगा, यही आइटम अगर क्या हो जाएगा, मॉनिटरी हो जाएगा, तो मुझे यहां पे ट्रीटमेंट देना पड़ता, यहां पे मुझे ₹2 का लॉस अगर हुआ है तो मुझे लॉस का सेट ऑफ मिलेगा, यस, मतलब मुझे डिडक्शन मिलेगा, इसका डिडक्शन मिलेगा भैया, ₹2 का डिडक्शन मिलेगा। और अगर ₹2 का मुझे गेन हुआ है, अगर मेरा ये फॉरेन डेटर है, क्रेडिटर नहीं है, तो इसके ऊपर टैक्स भी लगेगा, भले ये नॉशनल है तो। अच्छा, फिर जब रियल होगा तो ₹2 पहले से टैक्स हो चुका है या पहले से डिडक्शन मिला है, अब रियल जब होगा तो 85 में होगा, तो रियल के टाइम पे फिर से आप यहां पे ₹5 टैक्स नहीं कर सकते मेरा, या ₹5 का डिडक्शन फिर से नहीं ले सकते, अब कितने का मिलेगा। अरे भैया नोशनल पे आपने ₹2 पे टैक्स भर दिया या ₹2 का सेट ऑफ ले लिया, एक्चुअली ₹5 का इफेक्ट जा रहा है, 80 रुपीज से लेके 85 तक, मतलब ₹5 का आपने ट्रैवल किया है, यहां से यहां तक ₹5 का ट्रैवल किया, लेकिन यहां से यहां का ट्रैवल कितना है, ₹3 का ही है। तो जो बैलेंस फिगर है, बैलेंसिंग फिगर है थ्री रुपीज, उसका ही आपको डिडक्शन मिलेगा, ठीक है ना, ₹3 का ही डिडक्शन मिलेगा, या ₹3 ही टैक्सेबल होगा। तो प्लीज आप इसको समझ लीजिए, ऐसा होता है। अब इतना बोलने के बाद मैं स्टैंडर्ड आपके लिए पढ़ना चालू करता हूं, देख लीजिए, अभी समझ में आ जाना चाहिए आपको हर एक पैरा। इनिशियल रिकॉग्निशन मतलब जब आपने ट्रांजैक्शन किया था तब का रिकॉग्निशन, ठीक है ना। द फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शन शैल बी रिकॉर्डेड ऑन इनिशियल रिकॉग्निशन इन द रिपोर्टिंग करेंसी, रिपोर्टिंग करेंसी मतलब आप इंडिया में हो तो आपके लिए रुपी है रिपोर्टिंग करेंसी, by applying to the foreign currency amount the exchange rate between the reporting currency and foreign currency at a date of transaction, जब आपने ट्रांजैक्शन किया था उस दिन पे जो रेट था उस दिन पे आप एक्सचेंज मार के रिपोर्ट कर दीजिए पहले तो। एवरेज रेट फॉर अ वीक और अ मंथ that approximate the actual rate at a date of transaction may be used for the transaction in each foreign currency accruing during that particular period. If the exchange rate fluctuates significantly, then actual rate on the transaction date shall be used. अब उन्होंने क्या बोला कि देखो फॉरेन एक्सचेंज का जो रेट होता है ना, कुछ ऐसी करेंसीज है उसका उसमें फ्लक्चुएशन बहुत ज्यादा है, तो उसका आप एक्चुअल डेट निकाल लीजिए, लेकिन जिसमें वेरिएशन बहुत ज्यादा नहीं होता, फ्लक्चुएशन बहुत ज्यादा नहीं होता, आप उसका मंथली एवरेज रेट भी यूज कर सकते हो या वीकली एवरेज रेट भी यूज कर सकते हो। दैट इज जस्ट एडिशनल इंफॉर्मेशन दैट वी हैव। सर कन्वर्जन लास्ट डे पे करेंगे कि नहीं करेंगे, लास्ट डेट ऑफ द प्रीवियस ईयर मतलब 31 मार्च पे कन्वर्जन करेंगे कि नहीं करेंगे, यही मेन इंपॉर्टेंट सवाल है, ठीक है। अब देख लेते हैं, एट द लास्ट डेट ऑफ ईच प्रीवियस ईयर फॉरेन करेंसी मॉनेटरी आइटम्स, ओहो फॉरेन करेंसी मॉनेटरी आइटम शैल बी कन्वर्टेड इनटू रिपोर्टिंग करेंसी बाय अप्लाइंग द क्लोजिंग रेट। अच्छा इसका आपको पता है ना, क्लोजिंग रेट, क्लोजिंग रेट देखना पड़ेगा आपको उस दिन का, 31 मार्च का एंड का डेट
मतलब ओपनिंग डेट नहीं देखना है, क्लोजिंग डेट देखना है, वो दिन जब खत्म हुआ तब का रेट देखना है। मॉनेटरी आइटम्स आर मनी हेल्ड। मॉनेटरी आइटम्स का डेफिनेशन क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, इसको आपको पढ़ना ही पड़ेगा, याद रखना पड़ेगा। मॉनेटरी आइटम्स आर हेल्ड an asset to be received or liabilities to be paid in fixed or determinable amount। इसका प्राइस फिक्स है, ये कितना आएगा आपको या कितना जाएगा, $10,000, $8,000, $7,500 फिक्स है, ठीक है ना। डिटर्मिनेबल इन अमाउंट ऑफ मनी। इसका एग्जांपल क्या है, कैश मतलब आपके पास एक्चुअल में फॉरेन के डॉलर है, रिसीवेबल्स मतलब डेटर्स डेटर्स है, पेएबल्स मतलब क्रेडिटर्स आर द एग्जांपल्स ऑफ मॉनेटरी आइटम। तो कैश, रिसीवेबल, पेएबल्स, बिल्स रिसीवेबल, बिल्स पेएबल, ये दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ मॉनेटरी आइटम। इसको आपको 31 मार्च पे कन्वर्ट करना ही पड़ता है। फिर उसमें गेन भी हो सकता है, उसमें लॉस भी हो सकता है। गेन होगा तो टैक्स लगेगा, लॉस होगा तो डिडक्शन मिलेगा, ठीक है। नॉन मॉनेटरी आइटम्स in the foreign currency shall be converted into reporting currency by using the exchange rate on the date of transaction, ठीक है ना। ट्रांजैक्शन जब करोगे तभी, मतलब रिपोर्टिंग डेट पे कुछ टच नहीं करने का, रिपोर्टिंग डेट पे इसका रिवैल्यूएशन नहीं करने का, ठीक है ना। नॉन मॉनेटरी आइटम्स आर द असेट्स एंड लायबिलिटी अदर देन मॉनेटरी आइटम। तो नेगेटिव डेफिनेशन दे दिया। एग्जांपल क्या है, फिक्स असेट, इन्वेंटरीज, इन्वेस्टमेंट। अच्छा, इन्वेंट्रीज को ये स्टैंडर्ड लगता ही नहीं है, मुझे बताओ, इन्वेंट्री को ये स्टैंडर्ड लग ही नहीं सकता, क्योंकि इन्वेंट्री का स्टैंडर्ड तो पहले से ही है, आईसीडीएस 2 है। Investment in equity shares are example of non-monetary items. Non-monetary items being inventory which is carried at net realizable value determined in the foreign currency shall be reported using the exchange rate existed on the such value। तो आपको पता ही है ना, आईसीडीएस 2 जो क्या, आईसीडीएस 2 क्या लैंग्वेज यूज करता है, आईसीडीएस 2 इन्वेंट्री का लैंग्वेज क्या यूज करता है, आईसीडीएस 2 बोलता है भैया कॉस्ट, कॉस्ट तो ट्रांजैक्शन डेट का आ जाएगा, और एनआरवी, एनआरवी तो आप 31 मार्च का लेते हो, ठीक है ना, तो यहाँ पे वो देना पड़ेगा आपको, विच एवर इज लोअर। तो एनआरवी लेने के टाइम पे 31 मार्च का जो वैल्यू वो लेना पड़ेगा, वो स्टैंडर्ड वो आईसीडीएस 2 में ही बोला गया। ओके, फॉरवर्ड एक्सचेंज कॉन्ट्रैक्ट, एनी प्रीमियम और डिस्काउंट अराइजिंग एट इंसेप्शन ऑफ द फॉरवर्ड एक्सचेंज कॉन्ट्रैक्ट शैल बी अमोर्टाइज्ड एज एक्सपेंस और इनकम। और अगर आपने पे किया होगा या रिसीव किया होगा, आपने कॉन्ट्रैक्ट इंटर किया होगा, तो भैया आप कॉन्ट्रैक्ट के बायर हो कि कॉन्ट्रैक्ट के सेलर हो, आपने कॉन्ट्रैक्ट का बाय किया होगा तो आपको पैसे देने पड़ेंगे, आपने कॉन्ट्रैक्ट सेल किया होगा तो आपको पैसे मिलेंगे। तो इसलिए वो बोलते हैं कि अगर पैसे मिले होंगे, प्रीमियम मिला होगा, तो भैया इनकम है, और पैसे अगर दिए होंगे तो एक्सपेंस है, ठीक है ना। ओवर द लाइफ ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, अगर आपने 3 महीने का किया है तो उसके 3 महीने मतलब अगर तीनों के तीनों महीने इसी प्रीवियस ईयर में आते तो इसी प्रीवियस ईयर में आप सेट ऑफ कर दो। लेकिन अगर 2 अलग अलग प्रीवियस ईयर में जाता है वो अगर पीरियड, तो आप अपोर्शन करो। एक्सचेंज डिफरेंस, अच्छा, फॉरवर्ड एक्सचेंज कॉन्ट्रैक्ट में आपको एक बात का क्या टेंशन नहीं लेना है, आपको मार्केट रेट इग्नोर करना है ना। आपने ट्रांजैक्शन वैल्यू के ऊपर आपका रेट था 80 रुपीज, और आपने फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट कर दिया 83 रुपीज का, तो अभी आपका लॉस फिक्स हो गया ना। अभी मार्केट में रेट क्या है उससे लेना देना नहीं है, आपका लॉस फिक्स हो गया, समझ में आ रहा है ना। फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट करने से आपका लॉस फिक्स है, इतना ही होगा, क्योंकि 83 पे ही आपको अभी कॉन्ट्रैक्ट करना है। उल्टा भी हो सकता है, कॉन्ट्रैक्ट 78 रुपीज का भी मिल सकता है, कॉन्ट्रैक्ट 78 रुपीज में भी मिल सकता है, तो आपका यहाँ पे गेन फिक्स हो गया 2 रुपए का। तो या तो लॉस फिक्स है या तो गेन फिक्स है, क्योंकि आपने फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट किया, तो उन्होंने वही बोला उसको टैक्स करो या अमोर्टाइज करो ओवर द लाइफ ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। Any profit or loss arising on cancellation or renewal of the contract should be recorded as the income in that particular year। कभी कभी कॉन्ट्रैक्ट हम रिन्यू करते जाते हैं, तो जब रिन्यू करोगे तो या तो लॉस होगा या तो गेन होगा, लॉस हो गया तो एक्सपेंस बुक करो, गेन होगा तो इनकम बुक करो। प्रीमियम, डिस्काउंट, एक्सचेंज difference on account of the contract that are intended for the trading or speculation purpose that are entered into to hedge the foreign currency risk of the firm commitment or highly probable forecast transaction shall be recognized at a time of settlement। अगर आप यहाँ पे पैसे में खेल रहे हो, ठीक है ना, मतलब आपने स्पेकुलेशन चालू किया है, यू आर डूइंग द स्पेकुलेशन ट्रांजैक्शन। स्पेकुलेशन में क्या होता है, आपको नेट इनकम ही आता है, आपको पता है,
स्पेकुलेशन में अगर आपका आपने 80 रुपीज पे कॉन्ट्रैक्ट किया, मतलब आपका 80 रुपीज गया नहीं, और कल जब 82 रुपीज पे सेटल करोगे तो 82 रुपीज आपको भरना नहीं है या आएगा नहीं। जो 2 रुपए का गेन हुआ या लॉस हुआ खाली वही सेटलमेंट होती है। तो उन्होंने बोला भैया अगर आपने स्पेकुलेशन कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है, स्पेकुलेशन कॉन्ट्रैक्ट क्या होगा, तो आप जो ट्रांजैक्शन डेट होगी तभी आप बुक कर लेना, ठीक है ना, उसको भी आपको 31 मार्च पे वैल्यू करने की जरूरत नहीं है। इन्वेंट्री में डाउट आया, इन्वेंट्री में पहले कॉस्ट और एनआरवी देखो। अगर कॉस्ट पे वैल्यू किया हो तो परचेज डेट का रेट अकॉर्डिंग टू वैल्यू करेंगे, और एनआरवी पे किया तो क्लोजिंग रेट। एनआरवी निकालने के लिए ही क्लोजिंग रेट लेना पड़ेगा ना राजा, तेरा इन्वेंट्री फॉरेन करेंसी में है, तेरा इन्वेंट्री ही जो लाया था आपने वो फॉरेन करेंसी में, उसका भी पेमेंट देना बाकी है, क्रेडिटर है अभी उसका भी। पेमेंट हो गया तो कोई है। अरे राजा तूने अगर 10,000 रुपए का इन्वेंट्री खरीदा है, $10,000 का इन्वेंट्री इंपोर्ट किया है, इन्वेंट्री इंपोर्ट किया इंडिया में $10,000 का, ठीक है ना। जब इंपोर्ट किया तब ये जनवरी का महीना था, जनवरी के महीने में रेट 80 रुपीज चालू था, तो तूने 80 रुपीज पे 8 लाख का कॉस्ट रिकॉर्ड किया होगा यहाँ पे। अब 31 मार्च आया, अभी तक ये पेमेंट हुआ नहीं है, पेमेंट हो गया, ट्रांजेक्शन सेटल हो गया तो खत्म ही ना। मेरा बात ही कहां से चालू होता है कि 31 मार्च आ गया बीच में, अगर 31 मार्च नहीं आता फेब में पेमेंट कर देता और 82 रुपीज पे पेमेंट कर देता तो खत्म हो गया, बात ही खत्म, फॉरेन एक्सचेंज का कोई बात ही नहीं करने का, अभी लॉस हो गया 2 रुपया, इन्वेंट्री की कॉस्ट में ऐड करके खत्म कर दो। लेकिन अभी रिपोर्टिंग डेट आ गया और रिपोर्टिंग डेट पे इसका वैल्यू 82 रुपीज हो गया है, तो तुझको पता है ना इसका अभी एनआरवी मार्केट में कितना हो गया, 8,20,000 हो गया है, तो विच इज लोअर लेगा ना अभी तो। अरे इसका इन्वेंट्री का वैल्यूएशन भी बता रहा हूं मैं, इन्वेंट्री डॉलर में लिया है ना, इन्वेंट्री 8 लाख में नहीं लिया ना भाई मेरे, पेमेंट अभी किया नहीं है ना। हाँ, जब हम पेएबल बोलते तो तू ये मत सोच कि पेएबल खाली इन्वेंट्री का ही होता है ना, मशीनरी होता तो वो पेएबल जो वर्ड यूज किया है वो दिस इज नॉट इन इन टर्म्स ऑफ इन्वेंट्री, क्योंकि इन्वेंट्री का आईसीडीएस है ना, इन्वेंट्री का जब आईसीडीएस खुद से लिखा गया है तो जेनरिक आईसीडीएस क्यों लगाएंगे, आईसीडीएस 2 लगाएंगे ना हम उसके लिए। करेगा तभी उसको 8.2 देना पड़ेगा ना, तो एनआरवी 8.2 होना चाहिए। करेगा तब भी 8.2 देना पड़ेगा। पेमेंट करेगा तो पेमेंट का तो बाद में देख लेंगे रे, आगे जाके पेमेंट भी होगा, उसका कोई टेंशन नहीं है। अभी ये इन्वेंट्री का अलग अलग चीज होता है, ठीक है ना। अब इन्वेंट्री तुम इंडिया में सेल करने वाले हो कि फॉरेन में सेल करने वाले हो, ये आपका एक्सपोर्ट इन्वेंट्री है। एक्सपोर्ट इन्वेंट्री है तो फिर आपको सेलिंग प्राइस निकालना पड़ेगा, सेलिंग प्राइस मान लो $12,000 का है ना, आपका सेलिंग प्राइस जो है वो $12,000 का है। सोचो आप अभी आप एक्सपोर्ट करने वाले हो सीमेंट, पक्का आपको पता है कि ये तो अभी आईफोन जो बनते हैं, ठीक है ना। हाँ, एक इन्वेंट्री का वैल्यूएशन है, क्रेडिटर का वैल्यूएशन, दो अलग अलग आइटम है इसमें, बिल्कुल दो अलग अलग आइटम है, ठीक है ना। अब ये सेलिंग प्राइस है आपका, इन्वेंट्री का सेलिंग प्राइस मार्केट में $12,000 चालू है, जो इन्वेंट्री आपके पास $10,000 का पड़ा हुआ है उसका मार्केट में सेलिंग प्राइस कितना चालू है, $12,000 का चालू है। अब $12,000 को भी इंडिया में कन्वर्ट करना पड़ेगा ना, ये सेलिंग प्राइस है, एक्सपेक्टेड सेलिंग प्राइस है, $12,000 का एक्सपेक्टेड सेलिंग प्राइस है आपका। आपके पास जो $10,000 का इन्वेंट्री पड़ा हुआ है उसका आप सेलिंग प्राइस कर सकते हो $12,000 में, आपको पता है 20% तो मार्कअप आपको मिल ही जाता है, तो इसका एनआरवी $12,000, तो अभी एनआरवी पे वैल्यूएशन नहीं होगा, एनआरवी इसका ज्यादा है, एनआरवी पे वैल्यूएशन नहीं होगा, ठीक है, तो कॉस्ट पे होगा। लेकिन अगर मान लो आपका इन्वेंट्री का वैल्यू $8,000 हो गया, आपको पता है मार्केट में वैल्यू गिर गया है, तो अभी एनआरवी निकालना पड़ेगा, तो एनआरवी कौन से दिन का निकालेंगे, $8,000 तो एनआरवी निकल गई, लेकिन वो तो निकली आपकी 31 मार्च पे इन फॉरेन करेंसी, अभी उसका इंडियन रुपी में कन्वर्जन मारना पड़ेगा, इंडियन रुपी में कन्वर्जन मारने के लिए आपको इंडियन रुपी से 82 रुपी से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यू गेटिंग दिस पॉइंट, ठीक है।
चलो आगे चलते हैं। कि भैया इसका कंपेरेटिव आप, इसमें कंपेरेटिव दुनिया भर का लिखा हुआ है, ठीक है ना। कंपेरेटिव रहने दो, कंपेरेटिव आप कर लेना, अगर एएस करोगे तभी समझ में आएगा। आपको नहीं लग रहा ये ज्यादा ही पावरफुल हो गया स्टैंडर्ड, नोशनल गेन नोशनल लॉस को भी टैक्स कर रहा है? अगेन वही बात करनी थी मुझे, मॉनेटरी आइटम का एटलीस्ट नोशनल गेन या नोशनल लॉस को टैक्स कर रहा है ना ये स्टैंडर्ड, या डिडक्शन दे रहा है? आपको नहीं लग रहा नॉर्मल लॉ से ज्यादा पावरफुल हो गया, तो लॉ में इसके लिए अमेंडमेंट लानी पड़ेगी? अरे अगर सेक्शंस में अमेंडमेंट नहीं आई तो लोग चैलेंज कर देंगे ना, भैया नोशनल लॉस का डिडक्शन भी नहीं चाहिए और नोशनल गेन को टैक्स भी नहीं भरना चाहते हम। तो आपको नहीं लग रहा रिस्पेक्टिव अमेंडमेंट लानी पड़ेगी इनकम टैक्स लॉ में, एक्ट में? आपको अलग अलग डिसअलाउंसेस पता ही है, या अलाउंसेस डिसअलाउंस पता है? 48 48(2) क्या होता है? रिलेटेड पार्टी होता है, आपको पता है ना, रिलेटेड पार्टी पेमेंट। पहले कॉस्ट और एनआरवी देखो, देन कॉस्ट है तो रिकॉर्ड है, नो रिकॉर्डेड है सो नो रेट चेंज। अगर एनआरवी पे आया ड्यू टू ब्रिंगिंग मोर देन एनआरवी, एनआरवी निकालने के लिए ही क्लोजिंग रेट देखा जाएगा ना, इंडियन रुपी में कन्वर्ट करोगे ना आप, पहले दोनों को इंडियन रुपी में कन्वर्ट करोगे बेटा अवधूत। कॉस्ट को भी इंडियन रुपी में कन्वर्ट करोगे, एनआरवी को भी इंडियन रुपी में कन्वर्ट करोगे, फिर विचोरित लोअर करोगे, पहले लोअर नहीं करोगे, ठीक है। तो भैया 48(2) जो है ना, ये रिलेटेड पार्टी का है, आपको पता है फेयर मार्केट वैल्यू से ज्यादा अगर आपने पेमेंट किया तो डिसअलाउ हो जाता है, मैं उसमें नहीं जा रहा अभी, मैं खाली लिंक बिठा रहा हूँ। फिर 48(3) आता है, 48(3) क्या होता है? 48(3) और 10,000 रुपीज का बहुत ही फेमस कॉस्ट जो रिकॉर्डेड है वो, यस यस यस, 48(3) जो है, 48(3) 10,000 रुपीज का आपको पता ही है, ठीक है ना। आगे चलता हूं, इसके फिर बहुत सारे एक्सेप्शन है, रूल 6 DD वगैरह जाता है बीच में। इसके आगे 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 आप जब आओगे, ट्रेन है तो लेक्चर यस, बाद में यूट्यूब पे आ जाएगा तो देख लेना, लेकिन आज के आज देख के खत्म करो, मैं ट्राई करता हूँ आज के आज अपलोड करने के लिए। इसके आगे 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 आप जाओगे तो सेक्शन 41 आता है डीम्ड इनकम का, फिर उसके आगे आता है 43 ए। तो शायद ये बचपन में आपने देखा ही नहीं होगा, ये सेक्शन आपको दिखा भी नहीं होगा 43 ए। कल का अपलोडेड है, ऑलरेडी अपलोडेड हो चुका है, कल रात को हो गया अपलोड। 43 ए दिख सकता है आपको यहाँ पे, इसका हेडिंग ही देखो ना क्या है, चेंजेस इन रेट ऑफ एक्सचेंज ऑफ करेंसी, जिसकी हम अभी बात कर रहे थे कि फॉरेन एक्सचेंज करेंसी अगर उसके रेट के चेंजेस का क्या होगा। तो 43 ए जो सेक्शन बनाया गवर्नमेंट ने वो उसी के लिए बना गया है, ये 43 नहीं है, दिस इज नॉट 43, दिस इज 43 ए। 43 ए इज द डिफरेंट सेक्शन ऑल टुगेदर। तो 43 में डेफिनेशंस होते हैं, यहाँ पे 43 ए में फॉरेन एक्सचेंज का इफेक्ट की बात कर रहे हैं। तो मैं सेक्शन पढ़ रहा हूं आप लोगों के लिए, ध्यान दो, सेक्शन ज्यादा ही इंपॉर्टेंट है, सेक्शन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, क्योंकि सेक्शन ने बहुत क्लैरिटी लाई। देखो आप, सेक्शन दिस सेक्शन प्रोवाइड दैट वेयर एन असेसी अक्वायर्स एन असेट, ये असेट की बात कर रहा है, मतलब मॉनेटरी की नॉन मॉनेटरी आइटम। असेट नॉन मॉनेटरी था ना, अभी तो लैंग्वेज करके बात करके आए, फिक्स असेट है ये। वेयर एन has acquired asset from a foreign country for the purpose of business or profession, and due to the change thereafter in the exchange rate of two currencies involved, there is an increase or decrease in the liability. Okay, in the liability, परचेस किया तो लाइबिलिटी होगी, आपने यार असेट परचेस किया तो सामने वाला जो क्रेडिटर वो आपकी लाइबिलिटी है, या आपने लोन लिया था उसके लिए तो लोन रिपे करना पड़ेगा, तो लाइबिलिटी है ऑफ द असेसी
एट द टाइम ऑफ द मेकिंग पेमेंट, इन्होंने खुद ही हाईलाइट करके दे दिया है भैया, ये जो डिफरेंस देखना है ना, ये रिपोर्टिंग डेट पे नहीं देखना है। एम आई राइट? रिपोर्टिंग डेट पे नहीं देखना है क्योंकि नॉन मॉनेटरी आइटम है। नोशनल लॉस या नोशनल गेन को इग्नोर करना है यहाँ पे। नोशनल लॉस या गेन को इग्नोर करना है, इग्नोर, इग्नोर मारो इसको। ये जो एक्चुअल लॉस या एक्चुअल गेन होगा उसको ही आपको कंसिडर करना है। या तो आपको एक्चुअल लॉस होगा तो ऐड करेंगे वैल्यू में असेट के, या आपको एक्चुअल गेन होगा तो लेस करेंगे वैल्यू से। यू गॉट दिस पॉइंट? अरे बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज। हाँ, ये एक्चुअल कॉस्ट ऑफ द असेट चेंज होगा 43(1) में। अगर साइंटिफिक रिसर्च का असेट होगा तो आपको पता है ना 100% डिडक्शन मिलता है आपको साइंटिफिक रिसर्च पे, वो आपके ब्लॉक में नहीं होता। 100% डिडक्शन मिलता है, तो वहां पे भी चेंज हो जाएगा वैल्यू। फैमिली प्लानिंग एक्सपेंडिचर अगर होगा तो वहां पे भी वैल्यू चेंज हो जाएगा। और नॉन डिप्रिशिएबल असेट होगा मतलब लैंड, हाँ नॉन डिप्रिशिएबल असेट होगा तो उसका कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन सीओए बढ़ जाएगा। कैपिटल गेन में भी इफेक्ट चला गया इसका, सीओए बढ़ जाएगा। समझ में आया मैंने क्या क्या बोला? डिप्रिशिएबल असेट होगा तो उसकी डब्ल्यूडीवी बढ़ जाएगी जो हमने रखी है। साइंटिफिक रिसर्च या फैमिली प्रमोटिंग का जहां पे आप 100% डिडक्शन लेते हो कैपिटल एक्सपेंडिचर का, वहां पे आपका डिडक्शन बढ़ जाएगा। और अगर नॉन डिप्रिशिएबल असेट होगा तो उसकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन उतने से बढ़ जाएगी। ये एक्चुअल या कम भी होगी, बढ़ेगी कब? जब लॉस हुआ है तब, और कम तब होगी जब आपको गेन हुआ है तब। ठीक है ना? द अमाउंट अराइव्ड आफ्टर मेकिंग अबव एडजस्टमेंट शैल बी टेकन as the amount of capital expenditure of the cost of acquisition of a capital asset as the case may be, where the whole or any part of the liability of aforesaid is made not made by the assessee but directly or indirectly by the other person authority or the authority, the liability so made shall be taken into account for the purpose of this particular section. किसी और ने किया होगा असेसी के बिहाफ पे तभी भी आपको कंसिडर करना है। किसी और ने मतलब आपकी होल्डिंग कंपनी ने किया है या बैंक ने किया है क्योंकि आपने बैंक के साथ फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट किया था, तो भी आपको उसका इफेक्ट देना है। वेयर द असेसी हैज एंटर्ड इनटू कॉन्ट्रैक्ट, तो ये कॉन्ट्रैक्ट की बात हो गई। तो कॉन्ट्रैक्ट हो गया तो कॉन्ट्रैक्ट में तो एक्सचेंज रेट का डिफरेंस कैप्चर ही हो जाता है। आपको एक्चुअल मार्केट के फ्लक्चुएशन से कोई लेना देना नहीं होता, कॉन्ट्रैक्ट प्राइस के ऊपर ही आपके एडजस्टमेंट फिक्स हो जाती है। तो भैया नॉन मॉनेटरी आइटम के लिए तो 43 ये बना ही दिया था गवर्नमेंट ने, तो अभी पूरा का पूरा एस पढ़ने की टेंशन ही नहीं है। नॉट बी टेकन इनटू अकाउंट, हाँ क्या हो गया बोलना उसमें? नॉट बी टेकन इनटू अकाउंट ना। अरे राजा, अभी ये गवर्नमेंट है, इधर गवर्नमेंट है, इधर असेसी है, और इधर फॉरेन क्रेडिटर है। गवर्नमेंट ने बोला मैं $3000 देगा, तूने बोला मैं $7000 देगा, तो तू खाली $7000 को अकाउंट करेगा ना। जो थर्ड पार्टी पेमेंट कर रही है उसका तो अकाउंटिंग करना ही नहीं है, क्योंकि वो तो तेरे कॉस्ट में वैसे भी ऐड नहीं होता ना। वो तो पहले अपन लोगों ने एक्चुअल कॉस्ट का जब फॉर्मेट देखा उसमें ही देखा था। और फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में प्राइस फिक्स हो गया, मार्केट के प्राइस का कोई लेना देना नहीं है, उसका भी इफेक्ट देना है। ठीक है, अब यहाँ पे नॉन मॉनेटरी आइटम की बात हो गई, अभी बात किसकी रह गई है? फिर मॉनेटरी आइटम की रह गई। मॉनेटरी आइटम मतलब नोशनल गेन नोशनल लॉस को टैक्स करने की या डिडक्शन देने की रहेगी। यह अमेंडमेंट अरुण जेटली सर ने लाया। ठीक है ना, ये पहले नहीं था, ये इनकम टैक्स में सेक्शन था ही नहीं, 43AA सेक्शन था ही नहीं, ये अरुण जेटली सर ने सेक्शन लाया क्योंकि उनको वो नोशनल लॉस का बेनिफिट देना था और नोशनल गेन को टैक्स करना था। ठीक है ना, देखो आप क्या करते हैं यहाँ पे सेक्शन 43AA। अभी आपको समझ में आना चाहिए फॉरेन एक्सचेंज के ऊपर दो सेक्शन क्यों है, फॉरेन एक्सचेंज के ऊपर दो अलग अलग सेक्शन क्यों है, वो समझ में आना चाहिए एकदम क्लियरली। 43 ये नॉन मॉनेटरी की बात करता है और 43AA मॉनेटरी आइटम की बात करता है। ठीक है ना, सेक्शन 43AA प्रोवाइडेड सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ 43A, मतलब 43A को पावर देता है, मतलब जो असेट ऊपर कवर हो गए उसकी बात पहले ही हो चुकी है। उसके अलावा तो उसके अलावा बचा ही मॉनेटरी ना, नॉन मॉनेटरी आइटम अपने ऊपर कंसिडर कर लिए, तो अभी जो दूसरे आइटम बचे उसकी बात हम करेंगे। any gain, any loss arising on account of any change in foreign exchange rate shall be treated as income। ओहो इनकम बना दिया, गेन हो गया तो इनकम बना दिया, और लॉस
as the case may be, we shall be computed in accordance with notify ICDS. और ICDS मैंने आपको अभी अभी पढ़ाया, हाँ, ICDS 6 के हिसाब से निकालो. The gain or loss arising on account of the effect of the change in the foreign currency, foreign exchange rate shall be in respect of all the foreign currency transaction, all foreign currency transaction, including those related to monetary items and non-monetary items, translation, forward exchange, foreign currency translation reserve. तो इन्होंने बोला कि ये जो ICDS में बोला गया है उसको पूरा का पूरा पावर सेक्शन 43AA से मिलता है. वहां पे जो भी बोला गया आप वैसे इफेक्ट देना चालू कर दो. और वहां पे क्या बोला वो सब कुछ मैंने आपको पढ़ा दिया कि मॉनेटरी आइटम होगा तो भैया रिपोर्टिंग डेट पे इफेक्ट देना होता है, और नॉन मॉनेटरी आइटम अगर होता है तो आपको पेमेंट डेट पे, ट्रांजैक्शन डेट पे आपको इसका इफेक्ट देना होता है. चलो इतना सब कुछ यहाँ पे हो गया. फटाफट हम इसका डिफरेंशिएशन जो है देख लेते, खाली नजर घुमा लेते कि क्या क्या है AS11 में और इसमें डिफरेंस क्या है. Revenue of monetary items like trade receivable, trade converted into reporting currency by applying the closing rate, exchange difference to be recognized as a profit and loss account. इसको भी कन्वर्ट करने बोला है, exchange difference to be recognized as income or expense subject to the provision of rule 115. चलो आगे चलते हैं. 115 में कौन से दिन का क्या लेने का वो रूल लिखा हुआ है, कब एक्सचेंज रेट लेने का, बाइंग रेट कौन सा लेने का, वो सब कुछ बात की गई है. रेवेन्यू नॉन मॉनेटरी आइटम्स, ठीक है ना, रेवेन्यू ऑन द नॉन मॉनेटरी आइटम दैट इज इन्वेंट्री. एग्जांपल इन्वेंट्री देख लेते हैं. इफ द आइटम इज कैरिड एट हिस्टोरिकल कॉस्ट, रिपोर्टेड एट एक्सचेंज रेट ऑन द डेट ऑफ ट्रांजैक्शन. इफ द आइटम इज कैरिड एट फेयर वैल्यू, रिपोर्ट एट द एक्सचेंज रेट दैट एग्जिस्टेड व्हेन द वैल्यू वाज डिटरमाइंड. तो ये देखो यहाँ पे दो बातें लिखी गई है, हिस्टोरिकल कॉस्ट एंड फेयर वैल्यू. फेयर वैल्यू मतलब आपने इन्वेंट्री का वैल्यूएशन कैसे किया था, आपने इन्वेंट्री का वैल्यूएशन कैसे किया था, इन्वेंट्री का वैल्यूएशन कॉस्ट या एनआरवी विच एवर इज लोअर पे होता है. तो उन्होंने बोला हिस्टोरिकल कॉस्ट पे क्या होगा, तो ट्रांजैक्शन डेट का एक्सचेंज रेट लेना है, मतलब अगर कॉस्ट पे होता है तो. और अगर एनआरवी पे आपने किया हुआ है तो एक्सचेंज रेट आपका उस दिन का होगा जब ये एक्सचेंज रेट आपने डिटरमाइन किया होगा. एक्सचेंज रेट डिटरमाइन आप 30 मार्च का भी कर सकते हो, 28 मार्च का भी कर सकते हो, 2 अप्रैल का भी कर सकते हो, या उस वीक का एवरेज भी कर सकते हो. कन्वर्टेड इनटू रिपोर्टिंग करेंसी यूजिंग द एक्सचेंज रेट ऑन द डेट ऑफ ट्रांजैक्शन. जब आपने ट्रांजैक्शन किया था, क्योंकि ये नॉन मॉनेटरी आइटम है, नॉन मॉनेटरी आइटम का उन्होंने ट्रांजैक्शन पे ही करने बोला है. फॉरेन करेंसी लोन हो तो कैसे रिकॉर्ड करेंगे, ईएमआई एज वेल एज क्लोजिंग बैलेंस. ईएमआई तो बेटा करेगा ही ना. फॉरेन करेंसी जब लोन लिया होगा तो ये प्रीवियस ईयर है, यहाँ पे तूने लोन ले लिया, ठीक है ना. तो जब लोन लेगा, मान ले $1,00,000 का लोन लिया था, तो जब लोन लेगा तभी का तो पहले बैलेंस शीट में एंट्री मारेगा, तो पहले उस दिन का तो रेट लेगा ना, 80 रुपीज का तो रेट लेगा, तभी एंट्री आ गई. ये एंट्री तो आ गई. अभी तूने हर महीने ईएमआई दिया, हर महीने ईएमआई दिया, तो जब ईएमआई दिया तो वहां पे जो ट्रांजैक्शन वैल्यू हो गई, ईएमआई देने के टाइम पे तेरे बैंक अकाउंट में एक अमाउंट डेबिट होगी ना, जितनी भी डेबिट होगी. ईएमआई भले $2,000 का है, लेकिन यहाँ पे तेरे यहाँ पे डेबिट हुआ $2,000 इंटू पकड़ लेता हूं मैं 82 रुपीज. तो यहाँ पे तो तू 1,64,000 ही रिकॉर्ड करेगा ना, डेबिट तो उतना ही चढ़ाएगा. अब 80 रुपीज से लेके 82 रुपीज में जो गैप आया हुआ है, एक्स्ट्रा जो ₹2 आया, वो तो एक्चुअल लॉस है कि नोशनल लॉस है. वो तो एक्चुअल लॉस है, तो उसका तो डिडक्शन मिलेगा ही मिलेगा, उसका तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है आपको. और अगर गेन हुआ रहेगा तो 79 रुपीज होता, तो ₹1 का गेन होता, तो गेन भी रियल है. तो ये तो एक्चुअल 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 चालू है. यहाँ पे बात क्या हो रही है कि 31 मार्च आ गया, 31 मार्च आ गया, अभी भाई नोशनल लॉस या नोशनल गेन इसका बुक होगा कि नहीं होगा, नोशनल लॉस या नोशनल गेन बुक होगा कि नहीं होगा. तो अगर ये लोन अगर नॉन मॉनेटरी आइटम है, ठीक है ना, नॉन मॉनेटरी आइटम है तो नहीं होगा. लेकिन लोन है, लोन में क्या होता है, फॉरेन करेंसी फिक्स होता है, आपको पता है फॉरेन करेंसी इतना ही देना है, डिटर्मिनेबल है. तो ये मॉनेटरी आइटम है तो बुक होगा, ये मॉनेटरी आइटम है तो नोशनल लॉस नोशनल गेन बुक होगा, इनकम या लॉस बुक होगा उसका. ठीक है. कैपिटल मॉनेटरी आइटम रिलेटिंग टू इंपोर्टेड एसेट एंड डोमेस्टिक एसेट. कैपिटल मॉनेटरी आइटम, कैपिटल मॉनेटरी आइटम मतलब
है मॉनेटरी आइटम लेकिन कैपिटल नेचर का, मतलब क्रेडिटर है लेकिन क्रेडिटर से आपने फिक्स असेट परचेस किया है, ठीक है। तो उन्होंने बोला रिकॉग्नाइज करो पीएनएल में। इन्होंने क्या बोला, रिक्वायर रिकॉग्निशन एज इनकम और एक्सपेंस सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 43 है। तो मैंने बता ही दिया कि फिक्स असेट अगर आपने लिया होगा तो आपकी डब्ल्यूडीवी में ऐड होना है, ठीक है ना, डब्ल्यूडीवी में ऐड होना है। नो डिस्टिंक्शन ऑफ रिकॉग्नाइज बिटवीन कैपिटल एंड रेवेन्यू आइटम, यहाँ पे कोई रेवेन्यू आइटम और कैपिटल आइटम ऐसा कोई डिस्टिंग्विशन उन्होंने नहीं किया है। असेट है तो 43 ए डाल दो, वैल्यू बढ़ गई है तो ऐड कर दो, वैल्यू कम हो गई तो लेस कर दो। फॉरेन ऑपरेशन, फॉरेन ऑपरेशन मतलब फॉरेन ब्रांच का ट्रीटमेंट क्या देंगे। फॉरेन ऑपरेशंस is a subsidiary, associate, joint venture, branch of a reporting enterprise, the activities of which are based or conducted in a country other than the currency। वो तो डेफिनेशन दिया है। फॉरेन ऑपरेशन ऑफ अ पर्सन इज अ ब्रांच whatever name called of that person, the activities of which are based or conducted in any other country। तो इन्होंने खाली यहाँ पे ब्रांच कवर किया है। यहाँ पे उन्होंने बोला ब्रांच का तुम कुछ भी नाम दे दो, ठीक है ना, बाय whatever name called। तो डेफिनेशन में थोड़ा सा उन्होंने डिफरेंशिएट निकाल के दिया हुआ है। और होल्डिंग सब्सिडरी कंपनी अगर होगा तो आपको पता ही है हमारे लिए सब्सिडरी कंपनी तो सेपरेट एसएससी, तो वो खुद का अकाउंटिंग खुद कर लेगा, ठीक है। उसका नेट इफेक्ट हमें यहाँ पे देना है। इंटीग्रेटेड इंटीग्रल फॉरेन ऑपरेशन, सम प्रिंसिपल्स एज ओन असेट ऑन लाइबिलिटीज, एक्सचेंज डिफरेंसेस आर रिकॉग्नाइज्ड एज अ पीएनएल सब्जेक्ट टू 43A रूल 115 एंड सिमिलर टू AS 11, नो डिस्टिंक्शन। तो यहाँ पे भी कोई डिस्टिंक्शन नहीं है। नॉन इंटीग्रल तो ब्रांच अलग अलग होती पता होगा आपको, इंटीग्रल ब्रांच, नॉन इंटीग्रल ब्रांच, डिपेंडेंट ब्रांच, इंडिपेंडेंट ब्रांच, वो सब कुछ होता है, ठीक है। ऑल असेट्स एंड लाइबिलिटीज ऑफ द एक्सपेंस आइटम आर ट्रांसलेटेड एट अ क्लोजिंग रेट, एक्सचेंज डिफरेंस आर ट्रांसफर टू दिस पर्टिकुलर, ये आप रिजर्व बनाते हो, ठीक है ना, फॉरेन करेंसी ट्रांसलेशन रिजर्व अकाउंट, ये एक अकाउंट बनता है। ये आपको अकाउंटिंग सीखना है, मैंने आपको कल भी बताया था। AS 11 में आपको जाके वो देखना होता है कि इसका अकाउंटिंग कैसे होता है नॉन इंटीग्रल ऑपरेशन का। सिमिलर टू AS 11 एक्सेप्ट दैट सब्जेक्ट टू सेक्शन 43 एंड रूल 115 रिजल्टिंग द एक्सचेंज डिफरेंस आर टू बी रिकॉग्नाइज्ड एज इनकम एंड एक्सपेंसेस इंस्टेड ऑफ अक्यूमुलेशन इन FCTRA। तो हमारे यहाँ पे ऐसा कोई अकाउंट बनता नहीं है, फॉरेन करेंसी ट्रांसलेशन रिजर्व अकाउंट ऐसा कोई हमारे यहाँ पे बनता नहीं है, भले वो नॉन इंटीग्रल हो। हम इमीडिएटली उसको एक इनकम एंड एक्सपेंस बनाते हैं अकॉर्डिंग टू सेक्शन, ठीक है। नेक्स्ट, फॉरेक्स डेरिवेटिव फॉर हेजिंग पर्पस, कैपिटल एंड रेवेन्यू अकाउंट, ठीक है ना। ये कैपिटल आइटम भी हो सकता है, रेवेन्यू अकाउंट भी हो सकता है। डेरिवेटिव्स का क्या करना है, प्रीमियम एंड डिस्काउंट इज टू बी अमोर्टाइज्ड ओवर द लाइफ ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, वो तो मैंने बता ही दिया है। रिजल्ट इन मार्क टू मार्केट बेसिस एट ए ईयर एंड डिफरेंस इज रिकॉग्नाइज्ड इन द पीएनएल, मतलब यहाँ पे नोशनल लॉस और नोशनल गेन उन्होंने बुक करने बोला है आपको, क्योंकि डेरिवेटिव है, मॉनेटरी आइटम है। प्रॉफिट एंड लॉस ऑन कैंसिलेशन और रिन्यूअल इज आल्सो रिकॉग्नाइज्ड इन द पीएनएल सेम एज एस विदाउट डिस्टिंग्विशिंग बिटवीन कॉन्ट्रैक्ट कैपिटल नेचर या रेवेन्यू नेचर सब्जेक्ट टू 43 है। 43 क्यों बता रहे बार बार, 43 बार बार इसलिए बताया जा रहा है कि अगर फिक्स असेट के रिलेटेड होगा तो नोशनल गेन और नोशनल लॉस आप बुक नहीं कर सकते, उसको आपको असेट के वैल्यू में ही ऐड करना पड़ेगा और लेस करना पड़ेगा, वो भी ट्रांजैक्शन डेट पे। इसलिए हर बार वो 43 बता रहा है, वो नहीं होगा तो आपको 43AA में जाना है, ठीक है ना, जो नोशनल गेन और नोशनल लॉस का इफेक्ट देने बोलता है प्रीवियस ईयर में ही। सेम चीज यहां पे भी की गई है फॉरेक्स का। फॉरेक्स डेरिवेटिव नॉट कवर्ड बाय ICDS 6 फ्यूचर इंटरेस्ट रेट एंड स्वैप, ठीक है ना। तो इसका क्या करेंगे, नॉट कवर्ड बाय AS 11 बीइंग डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट, क्योंकि उसके लिए अलग से AS है 30, 31, 32 व्हिच आर एट टू बी नोटिफाइड अंडर कंपनीज एक्ट। Currently, ICAI guidance note requires recognition of loss on mark to market basis, but again gain to be ignored। तो बोलता है कि लॉस को बुक करो लेकिन गेन को इग्नोर करो, क्योंकि ICAI का गाइडेंस नोट प्रूडेंस एंड कंजर्वेटिज्म के बेसिस पे है। यहाँ पे इन्होंने क्या बोला बदले में, फॉरेन डेरिवेटिव्स आर नॉट कवर्ड बाय ICDS 6, ICDS 1 of accounting policies provide that mark to market loss or expected loss shall not be recognized unless permitted by any other ICDS। तो जब तक कोई ICDS आपको पावर नहीं देती तब तक आप मार्क टू मार्केट लॉस मतलब नोशनल लॉस नोशनल गेन बुक नहीं कर सकते, या कोई स्पेसिफिक सेक्शन आपको अलाउ नहीं करता तब तक आप बुक नहीं कर सकते, ऐसा इन्होंने यहाँ पे बोला गया है। बस आपको ये समझने के लिए अगेन आप देख सकते हो कि ICDS 6 समझना होगा तो आपको पहले AS 1 का स्ट्रॉन्ग नॉलेज होना चाहिए, तब ये समझेगा। लेकिन इसका नहीं भी करोगे तो मुझे कोई ज्यादा इशू नहीं है। आप मॉनेटरी और नॉन मॉनेटरी आइटम का याद रखिए, नेट टू नेट आपको दो बातें याद रखनी है। मॉनेटरी आइटम होंगी तो नोशनल लॉस और नोशनल गेन का ट्रीटमेंट दिया जाएगा प्रीवियस ईयर में,
और अगर नॉन मॉनेटरी आइटम होगा, फिक्स असेट वगैरह होंगे, तो ट्रांजैक्शन डेट पे ही उसका ट्रीटमेंट दिया जाएगा। एक डाउट आया हुआ है, लोन जो है, लोन जो है वो मॉनेटरी आइटम है, और मॉनेटरी आइटम का रिपोर्टिंग डेट पे नोशनल लॉस या नोशनल गेन जो आएगा उसका ट्रीटमेंट दिया जाएगा। वैल्यू करना पड़ेगा ना, लोन लिया होगा तो कुछ ना कुछ आउटस्टैंडिंग बची रहेगी ना रिपोर्टिंग डेट पे 31 मार्च पे। अवधुत समझा आपको? आपका लोन का डाउट था ना कि लोन का कैसे होगा। हाँ, लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, लोन है ना, मॉनेटरी आइटम है। ठीक है। पता नहीं रे, मुंबई का ट्रैवल का टाइम पता नहीं अभी, टाइम लगेगा, दिवाली के बाद ही आना है मोस्टली, क्योंकि वो दिवाली तक सारे फैकल्टी के लेक्चर अनाउंस हो चुके हैं। और दिवाली में आके कुछ मतलब नहीं है ना, दिवाली वेकेशन में आप छुट्टी पे चले जाओगे, मैं वहां पे आके क्या करूंगा। दिवाली के बाद ही आऊंगा मुंबई, तब तक देखते हैं, और एक दो अगर ऑनलाइन लेक्चर होते तो आईसीडीएस एटलीस्ट खत्म हो जाए। अभी आईसीडीएस कितने हो गए मेरे, अभी कितने बाकी है? 6 हो गए, 4 और बाकी है। ठीक है, 4 और आईसीडीएस बाकी है, अभी छोटी छोटी बाकी है, अभी बड़े बड़े आईसीडीएस नहीं है। आगे का ऑलमोस्ट हो गया है। अगले लेक्चर में शायद, एक लेक्चर में चारों के चारों हो जाएंगे, नहीं एक ही लेक्चर में शायद हो जाएंगे। ये छोटे छोटे आईसीडीएस है, बड़े बड़े आईसीडीएस हो गए, टाइम कंज्यूमिंग हो गए। और इसका थोड़ा थोड़ा नॉलेज आपको ही ना, गवर्नमेंट ग्रांट्स दो टाइप के होते हैं, कैपिटल रेवेन्यू, आपको जनरल नॉलेज है, उसका कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, 7, 8, 9, 10 नेक्स्ट लेक्चर में करने का ट्राई करेंगे, कुछ रह गया तो रह गया, देख लेंगे, तो एक आध दो लेक्चर में विशाल सर को मैसेज करके रखता हूँ, बीच में अगर गैप आता है तो आप मुझे ऑनलाइन कर दीजिए, थोड़ा पढ़ते रहिए, बस मॉड्यूल पढ़ लीजिए, थोड़े नोट्स वगैरह बना लीजिए यार। ठीक है, समरी नोट्स बना के रख दीजिए। चलो देन, बाय बाय, टेक केयर।